नमस्कार, दूरदर्शन हिमाचल के इस खास कार्यक्रम आज की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्म प्रकाश। आज की बात में आज हम बात करेंगे विकसित भारत संकल्प यात्रा की और इस यात्रा के जरिए देश में शिक्षा के महत्व को सुदृढ़ करने के लिए हो रहे सरकार के प्रयासों की। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ इस पैनल में, इस चर्चा में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। पहले मेहमानों से आपका हम परिचय करवाएंगे। हमारे साथ हैं हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल जी। हमारे साथ हैं सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी की प्रो वीसी प्रतिकुलपति अनुपमा सिंह जी। और हमारे साथ हैं सरदार पटेल नौणी बागवानी विश्वविद्यालय नौणी के कुलपति श्री राजेश्वर चंदेल जी। इन तीनों मेहमानों से हम आपका तारुफ करवाने के बाद अब चर्चा की शुरुआत करेंगे और इस चर्चा में हम विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिक्षा के महत्व को लेकर सरकार क्या क्या प्रयास कर रही है उस पर बात करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा केंद्र सरकार की एक ऐसी पहल है जिसके जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में देश की जनता को रूबरू करवाने के लिए देश भर में इस यात्रा की शुरुआत हो रही है। तरह तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और हिमाचल प्रदेश में भी इस यात्रा के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में जनता को रूबरू करवाया जा रहा है, उन्हें तमाम जानकारियां दी जा रही हैं। इस पर चर्चा की शुरुआत हम करेंगे प्रोफेसर सत्यप्रकाश बंसल जी से, जो केंद्रीय यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं। आपके पास हिमाचल विश्वविद्यालय के कुलपति का भी प्रभार है और आपके पास आप ही के कार्यकाल में विजन डॉक्यूमेंट 2030 भी जारी किया गया था। साथ ही नई शिक्षा नीति को लेकर हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के तहत काम भी शुरू किया गया था। तो सर, ये जो विकसित यात्रा है जो केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई है, इसका शिक्षा के क्षेत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए आप के क्या विचार हैं और आप इसे कैसे देखते हैं? कितना कारगर ये अभियान साबित हो पा रहा है? देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि ना केवल हिमाचल में बल्कि आज के दिन सुबह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास के निमित्त आज पूरे देश भर में सभी राजभवन के माध्यम से पहली बार ऐसा हुआ कि सभी विश्वविद्यालय, वो चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय थे, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ थी, चाहे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ थी, सभी के कुलपति जी एक साथ अपने फैकल्टी मेंबर्स के साथ राजभवन में गए और वहाँ पर सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी का मैसेज जो विकसित भारत के लिए उन्होंने दिया उसको सुना और उसके बाद डिफरेंट विषयों पे जो है चर्चाएं हुई। यहाँ पर भी हमारे आज राजभवन में आदरणीय राज्यपाल महोदय के अध्यक्षता में वो जो है एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है और राज्यपाल महोदय के माध्यम से वो डॉक्यूमेंट जो है वो केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को सबमिट किया जाएगा। पहली बात तो मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जी, ये जो विकसित भारत है, हम बार बार जो ये वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि विकसित भारत @47, इसका मतलब क्या है? पहले मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ जी, क्योंकि ये हमने 1947 से लेकर के 2047 यानी कि 100 साल की यात्रा, जिसमें हमने 75 साल पूरे कर लिए हैं। 75 साल अभी हमने पूरे देश भर में अमृत महोत्सव मनाया। अमृत महोत्सव मनाने के दौरान हमने पूरा का पूरा लेखा जोखा तैयार किया कि हमने देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या काम किए और जो गैप है, यानी कि आज का जो विषय है संकल्पित भारत, विकसित भारत, यानी कि यूथ वॉइस, यूथ की इन्वॉल्वमेंट इस दौरान एक विकसित भारत के लिए क्या होनी चाहिए, अगले 25 साल का जो एजेंडा है इस यूथ को देना है, या फिर मैं ये कहूँ कि यूथ के माध्यम से, यूथ की आइज के द्वारा 2047 में विश्व गुरु भारत का दर्शन जो हमने करने हैं उसके लिए एक स्वरूप क्या होना चाहिए, वही आज चर्चा हुई है। मैं इससे पहले कि आप बाकी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ। हम विकसित भारत की बात करते हैं, ठीक है। जब हम जीडीपी की बात करता हूँ, आज की डेट में बहुत प्रयास किए हैं केंद्र सरकार के माध्यम से और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। आज जो है, आज हमारी जो इकोनॉमी है, देश की इकोनॉमी, आज हम ये बोलते हैं कि हम वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड जी, बहुत बड़ी बात है। यानी कि यूएसए के बाद
हम आज चाइना के बाद, जापान के बाद, जर्मनी के बाद 5वीं हमारी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और ये 2014 से 10 से 5 पर जो सरकार के प्रयासों से जो आज हम बोल रहे हैं जी। और हमारा अगला टारगेट ये है कि 2 साल में हमने 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी यानी कि जापान और जर्मनी को उससे आगे निकल करके हमने 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी यानी कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में एंटर करना है जी। और हमारा टारगेट ये है कि हमने 2047 तक $30 ट्रिलियन में हमारा ये टारगेट है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है, हम जब विकसित भारत की बात कर रहे हैं, विकासशील देशों की बात कर रहे हैं, हमारे पास इसमें कनाडा है या ब्रिटेन है, बाकियों की इकोनॉमी जो हमारे से पीछे है, कई ऐसी कंट्रीज हैं, या फिर जो हमारे साथ चाइना है, केवल 2 कंट्रीज उसमें ऐसी है। अगर मैं 10 कंट्रीज की बात करूं, जीडीपी की बात करता हूं, केवल 2 कंट्रीज ऐसी हैं जो कि विकासशील हैं, भारत और चाइना, और बाकी जितनी भी कंट्रीज हैं वो विकसित है। तो इसके कुछ एक पैरामीटर्स हैं जिस पे हमें ध्यान देना होगा और मुझे ऐसा लगता है कि ये विकसित भारत की जो यात्रा जो शुरू हुई है, एक बहुत अच्छा प्रयास। ठीक है, तो विकसित भारत की यात्रा बहुत अच्छा प्रयास है केंद्र सरकार का। प्रोफेसर बंसल को आप सुन रहे थे। हमारे साथ अनुपमा सिंह हैं, आप प्रोवीसी हैं, प्रतिकुलपति हैं सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी। तो मैम, अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से देश की जनता को संबोधित किया, संकल्प यात्रा के जरिए केंद्र की योजनाओं के बारे में खास तौर से युवाओं से संवाद किया। पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान युवाओं से खास आग्रह किया कि जो ये विकसित भारत यात्रा, जो ये विकसित भारत संकल्प है 2047 का, उसमें युवाओं की भागीदारी बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर से आज अगर हम कृषि प्रधान देश होने की बात करते हैं तो देश का जो युवा है वो अब पीएम मोदी के शब्दों में अगर कहूँ तो शहरों से निकलकर वापस गाँव की तरफ लौट रहा है, खेतीबाड़ी जैसे कामों में योगदान दे रहा है और स्किल इंडिया जैसे जो कार्यक्रम सरकार की तरफ से चलाए गए हैं उसके ज़रिए भी राष्ट्र निर्माण में एक बेहतरीन भूमिका निभा रहा है। इस पर आपके विचार में जानना चाहूँगा कि इस तरह के मिशन कितने कारगर साबित हो पा रहे हैं देश के लिए और देश की प्रगति के लिए। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जिन्होंने, हम तो ये सब जी जानते ही हैं कि एक स्टूडेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है नेशन बिल्डिंग में, लेकिन उन्होंने आगे निकल के उन्हें सेंटर पॉइंट में ले आया कि आगे जो हम एक तस्वीर देखना चाहते हैं भारत की, या हम कहें एक विकसित भारत की एक तस्वीर देखना चाहते हैं, उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल जो है आज के स्टूडेंट या आज का यूथ जो है वो निभाने जा रहा है। लेकिन हमको वो यूथ आएगा कहाँ से? हमें देखिए, हमें यूथ ही नहीं चाहिए, हमें एक एजुकेटेड यूथ चाहिए, एक पढ़ा लिखा यूथ चाहिए जिसकी एक सोच हो, भारत के लिए एक सोच हो। तो क्योंकि उन्होंने ही आगे ये जाके नेशन चलाना है, उन्होंने इस देश को आगे चलाना है। लेकिन मैं बड़ी मूलभूत बात आपसे कहूँगी, अगर हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं, अगर हमने यूथ की बात करते हैं, तो सिर्फ हमारे 9% ही जो यूथ है वो +2 से निकल के हायर एजुकेशन में जाता है। तो मैं आपके माध्यम से और इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से और इवन सेंट्रल गवर्नमेंट से भी ये गुजारिश करूँगी कि इंस्टीट्यूशन पे हमें बहुत एंगेज करना है। इंस्टीट्यूशन का जो एक ढांचा है उसे हमें पहले बहुत जोरदार तरीके से उसे बढ़ाना होगा ताकि हमें ऐसा यूथ मिल सके जो एक डेवलपमेंट के पॉजिटिवली सोचता है भारत के बारे में। लेकिन आप मेरे साथ एग्री करेंगे, हमें एंगेज करना है यूथ को साइंस, टेक्नोलॉजी और भी बहुत से ऐसे पैरामीटर्स हैं जिनको साथ लेके हमें आगे निकलना है इस विकास की यात्रा में। तो जैसे मैं आपसे बता भी रही थी, अगर हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली में बहुत अच्छा ढांचा है हमारे पास हायर एजुकेशन का, तो वहाँ पे भी सिर्फ जो हाईएस्ट है वो 24% यूथ जो है वो हायर एजुकेशन में जाता है। जो हिमाचल की बात करें तो वो 7% है, 6 to 7% जो है स्कूल के बाद हायर एजुकेशन में बच्चे जाते हैं। तो इस ढांचे को हमको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और इसमें क्वालिटी एजुकेशन लाने की ज़रूरत है। तो अभी जो केंद्र सरकार के प्रयास जो विकसित भारत यात्रा के जरिए भी सरकारी योजनाओं का प्रचार कर रही है, उसमें आपको लगता है कि इस मकसद को, इन उद्देश्यों को पूरा करने में सरकार काफ़ी हद तक कामयाब हो पा रही है, या आगे आने वाले वक्त में क्या ऐसे कदम उठाए जा सकते हैं? मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर सरकार जिस तरह से सोच रही है उन्हें आगे बढ़ना है तो हमें इंस्टीट्यूशन में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ना ही कि बट के नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस बढ़े, बट इवन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो हम अपने यूथ को दे रहे हैं। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमारा एक एग्रीकल्चर या कृषि प्रधान देश है, देश भी है और हमारा प्रदेश भी कृषि प्रधान है। 90% जो है जनता हमारी गांव में रहती है, और जब हम कृषि प्रधान कहते हैं तो उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो
प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में अपने बच्चों को पढ़ा सकें। तो हमें कंसंट्रेट करना होगा कि गवर्नमेंट जो है, जो हमारा रूरल यूथ आता है या रूरल एरियाज़ में जो हमारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन हैं, उनको भी एक्सेस टू हायर एजुकेशन हो, क्योंकि टैलेंट की कमी नहीं होती है ना। मैं देखती हूँ हिमाचल में तो बिल्कुल भी नहीं है। अगर कमी है तो सिर्फ इंस्टीट्यूशंस की है, और अच्छे इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है, ताकि हम अपने यूथ को एक पॉजिटिवली मैं कहूँगी एंगेज कर सकें इस विकास की यात्रा के साथ। ठीक है, तो विकास की यात्रा के साथ युवाओं को एंगेज करना बहुत ज़रूरी है, और केंद्र सरकार काफ़ी हद तक इसमें कामयाब हो भी रही है, और 2047 का जो संकल्प लेकर सरकार आगे बढ़ रही है उसमें काफ़ी हद तक ये लगता है कि आने वाले वक्त में इसे पूरा भी किया जा सकता है। हमारे साथ प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल भी हैं, आप वाइस चांसलर हैं यशवंत सिंह परमार नौनी यूनिवर्सिटी के, और ख़ासतौर से हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए हैं। सर, विकसित भारत संकल्प यात्रा के ज़रिए जो योजनाएँ हैं उसमें उज्ज्वला योजना है, मातृवंदन योजना है, वंदना योजना है, साथ ही स्किल इंडिया प्रोग्राम सरकार चला रही है, बेटी बचाओ अभियान है, बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं केंद्र सरकार की तरफ से जो प्रायोजित हैं, जो कि देश को आगे बढ़ाने के लिए, खासतौर से देश के लोगों को, नागरिकों को, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए चलाए जा रहे हैं। तो अभी इसके साथ ही इसमें एक लाइन में और जोड़ना चाहूँगा, शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 में केंद्र सरकार की तरफ से उसे लागू किया गया, और अब जो प्रदेश हैं अलग अलग स्तर पर अपने अपने हिसाब से उन्हें लागू कर रहे हैं, हिमाचल भी उसे लागू कर रहा है। तो ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, आपके मुताबिक इस शिक्षा नीति के जरिए जो राष्ट्र निर्माण का जो लक्ष्य है 2047 का, विकसित राष्ट्र का, उसको हासिल करने में सरकार किस हद तक आगे बढ़ रही है, और प्रयास जो सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं वो कितने कारगर साबित हो रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए, और आज जो मोटिवेशन माननीय प्रधानमंत्री जी से सुबह जो देश भर के कुलपतियों को उन्होंने और उनकी फैकल्टी को एड्रेस किया, उससे हमारा भी एक दायित्व बनता है कि कैसे इंस्टीट्यूशंस को इस भूमिका में हम आगे बढ़ाएं। जी, जो नीतियां सरकार की चल रही हैं, उस नीतियों के अनुसार आज के युवाओं के एस्पिरेशन को साथ में लें, और जो हम कन्वेंशनल एजुकेशन सिस्टम में चलते थे, कभी हम मैकाले शिक्षा की बात करते थे, तो आज जब हम विकसित भारत 2047 की बात कर रहे हैं, आज जब हम अमृत काल से निकले हैं, तो अमृत काल में एक सोच बनी जी कि हमें जो कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन था उससे बाहर निकलकर हमारा जो विद्यार्थी है वो इस विकसित भारत की यात्रा में उसको कैसे शामिल करना है जी। तो कुछ मैं उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा, जैसे जो हमने हिमाचल प्रदेश में अपने विश्वविद्यालयों के माध्यम से शुरू किए हैं। आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात की, जहाँ मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, डिफरेंट क्रेडिट सिस्टम की अप्रोच है, मल्टीपल एग्जिट, और तो हमारे पास बहुत से ऐसे अनुभव थे कि आज नौनी विश्वविद्यालय के निकले हुए उस समय के युवा आज IIM इंस्टीट्यूट को हेड कर रहे हैं, आज पावर सेक्टर को हेड कर रहे हैं, आज फाइनेंशियल कंपनी को हेड कर रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आवश्यकता थी कि उनको स्किल, उन्होंने अपने ढंग से उस स्किल को अपने आप को निर्माण किया। बिल्कुल। तो आज अगर हम मल्टी स्किल इंस्टीट्यूशन में फैकल्टीज के साथ कोलैबोरेट करेंगे तो बच्चों को इस दिशा में आगे बढ़ाएंगे। धीरे धीरे हमारी शिक्षा को ग्राम के साथ कैसे जोड़ा जाए, जैसे मैडम ने कृषि की बात की, 64% के आसपास आज भी रोजगार के साधन कृषि से निकल रहे हैं, परंतु हमारा जो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट निकलता है वो कितना स्किल्ड है, और उस स्किल सिर्फ प्रोडक्शन सिस्टम में ना आए, वो प्रोडक्शन सस्टेनेबल फूड सिस्टम हम कैसे क्रिएट करें। हमारा जो खाना है वो जब खेत से चलता है और कंज्यूमर की प्लेट तक पहुंचता है, कौन कौन सेक्टर्स काम कर रहे हैं, कितने उसमें से लोग लगे हैं, उन डिफरेंट पैरामीटर्स पे हमारे जो स्टूडेंट है उसकी स्किल डेवलपमेंट हम कैसे कर रहे हैं। तो कुछ प्रयास किए हैं, जैसे ड्यूल डिग्री का प्रोग्राम हमने कुछ विदेशी यूनिवर्सिटियों के साथ किया है, कुछ हमने स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किए हैं, और सबसे बड़ा कार्यक्रम जो अभी हमने शुरू किया, जो हमारे स्किल्ड एलुमनाई है उनको बच्चों के साथ कनेक्ट करके, क्योंकि हम जब बात करते हैं कि हमारा बच्चा जो है जॉब प्रोवाइडर बने, बट उसको शोकेस करना पड़ेगा, कहाँ से एंटर करना, एंट्री पॉइंट क्या है। जो सरकार की स्किल इंडिया मुहिम है, जो प्रोग्राम है, वो भी काफ़ी हद तक इसी पे फोकस करता है कि एक प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार अपने भाषणों में, अपने कार्यक्रमों में ये साफ तौर पर कहते हैं कि हमारा मकसद सिर्फ रोज़गार देना नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि आज का जो देश का युवा है वो रोज़गार प्रदान करना शुरू करे, और इसके लिए ज़रूरी है कि एक छोटे लेवल से बड़े लेवल तक एक उद्यम शुरू किया जाए, और उस उद्यम के ज़रिए ही जो युवा है वो रोज़गार के क्षेत्र में आगे बढ़े। अपनी बात पूरी। इसलिए आजकल हमने सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी इंस्टीट्यूशन में बनाई है वो स्टार्टअप इकोसिस्टम की बनाई है। स्टार्टअप इकोसिस्टम हम बच्चों को दें ताकि वो अपनी डिग्री पूरी करने के बाद उस स्टार्टअप इकोसिस्टम में अपना काम करना शुरू करें, इंस्टीट्यूशन उसको सपोर्ट करें। इसके साथ साथ, क्योंकि एक सिर्फ
उसका इनकम उसको जनरेट करना, उसको एम्प्लॉयबिलिटी देना एक सोल्यूशन नहीं है। क्योंकि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो विकसित भारत होगा वो संस्कार युक्त भारत बने। बिल्कुल। तो आज जो दुनिया भर के युवा की समस्या है वो भारत का युवा उसमें से बाहर निकले। तो इसलिए इंस्टीट्यूशन में एक्स्ट्रा कोकरिकुलर एक्टिविटी को बढ़ाना, स्पोर्ट्स को बढ़ाना, डिस्कशंस को बढ़ाना, और जो कौन कौन से पिलर विकसित भारत के पिलर्स बनने वाले हैं उसमें वो ड्राइवर कैसे बने, ऐसी डिस्कशन को बढ़ावा देना। तो इन विषयों पर हम सब इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये काफ़ी हद तक कामयाबी हो रहा है। प्रोफेसर बंसल, आज सुबह सुबह पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। युवाओं की आवाज़ मिशन की उन्होंने शुरुआत की है आज से, और इस मिशन के तहत युवाओं की आवाज़ के तहत देश के विश्वविद्यालयों, देश के महाविद्यालयों के जो युवा हैं, जो आने वाला भविष्य है देश का, उनका पीएम मोदी ने उन्हें संबोधित किया है, उनसे चर्चा की है, विमर्श किया है। साथ ही उन्होंने ये भी अपने भाषण के दौरान कहा कि युवाओं की ऊर्जा को विकसित भारत के सामान्य लक्ष्य की तरफ निर्देशित करना होगा, उस दिशा में लगाने के लिए रेखांकित करना होगा। तो उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए युवाओं की जो आवाज़ है उसको राष्ट्र निर्माण के लिए इस्तेमाल करने में अभी जो भारत सरकार के प्रयास हैं, जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जिस दिशा में सरकार आगे बढ़ रही है, आपको क्या लगता है कि वो दिशा बिल्कुल सही जा रही है आने वाले 2047 तक के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए? देखिए, भारत सरकार की तरफ से कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स निकाले गए। उन फ्लैगशिप प्रोग्राम्स में जो एक महत्वपूर्ण था वो मेक इन इंडिया था, और आपने खुद काफ़ी नाम लिए थे अभी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स के। वो युवा के द्वारा, क्योंकि हमारा राष्ट्र का एक डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या है कि हमारा जो यूथ नेशन बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले में, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक हमारे लिए बहुत बड़ा ये फ़ायदा है। और इस यूथ को पूरे वर्ल्ड के लिए हम कैसे तैयार करें। अभी आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय ने पूरी कंट्री में लीड रोल लिया था। और जहाँ तक हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की बात है, क्योंकि यहाँ एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, अभी बहुत जल्द मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ, और आदरणीय राज्यपाल महोदय जी का, जिन्होंने कि ये आदेश पारित भी किया है अभी कि अगले अकादमिक सत्र से यहाँ पर भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जहाँ तक आप यूथ की बात कर रहे हैं, अभी राजेश्वर चंदेल जी बता रहे थे कि हमें एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज़ नो एजुकेशन एट ऑल। यानी कि वी हैव टू क्रिएट द बेस्ट माइंड्स इंस्टेड ऑफ बेस्ट ब्रेन। क्योंकि आपने ब्रेन ड्रेन सुना होगा, अभी हमारे कितने लाख विद्यार्थी यहाँ का आउटफ्लो बाहर पढ़ने जा रहे हैं। हमें यहाँ पर कैसे रोकें? और पहला हमारा चैलेंज है कि उस युवा शक्ति को, उस यूथ को हम यहाँ पर रोकें, उस तरह की एजुकेशन। क्योंकि तीन टियर एजुकेशन में मैं विश्वास करता हूँ। पहला है रीओरिएंटेशन ऑफ हायर एजुकेशन, अगर हमने 2047 का गोल अचीव करना है, और दूसरा है मैनेजमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, और तीसरा है क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन। तो मुझे लगता है कि इसमें जो सेंट्रिक पॉइंट है, हमारी जो शिक्षा है वो स्टूडेंट सेंट्रिक की तरफ हमें ले जाना होगा। स्टूडेंट सेंट्रिक शिक्षा क्या है? जैसे हम स्किल की बात कर रहे थे, अभी हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने एक आदेश पारित किया है कि एवरी यूनिवर्सिटी नाउ कैन स्टार्ट ट्विन डिग्री प्रोग्राम, जॉइंट डिग्री प्रोग्राम, ड्यूल डिग्री प्रोग्राम। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी विद्यार्थियों को दे दी है। एक बास्केट, मान लो, एक मैं होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ विद्यार्थी की बात करूंगा। होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच के लिए, एक जो है विद्यार्थी के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक इंडियन नॉलेज सिस्टम, भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश प्रॉपर तरीके से कैसे हो। अभी हम मुकैलो की बात कर रहे थे। मुकैलो शिक्षा से बाहर निकल करके हमने अगर 2047 का गोल अचीव करना है विकसित भारत का, तो इसका मतलब है कि हमारे को क्वालिटी एजुकेशन पे, जो कि स्किल बेस्ड हो। हर विद्यार्थी के पास कहीं ना कहीं एक एडिशनल स्किल होना चाहिए। मान लो कोई किसी ने MA हिस्ट्री कर ली, MA हिस्ट्री के बाद नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम केवल साइंसेज की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ह्यूमैनिटीज़ में भी इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट टू बिकम अ जॉब क्रिएटर बनने की ज़रूरत है, जॉब सीकर बनने की ज़रूरत नहीं है। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार अपने मन की बात में भी कहा है, और अदरवाइज भी एक संदेश देने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है कि जो आज हमारी 40 करोड़ युवा स्ट्रेंथ है,
हमारी यूथ पॉपुलेशन है, वो अगर हम 55 कंट्रीज की पूरी पॉपुलेशन को मिलाते हैं तो हमारी वो युवा देश बनता है। तो इसका मतलब है कि हमें उस युवा शक्ति को एक उस तरह की एजुकेशन, होलिस्टिक डेवलपमेंट, सर्वांगीण विकास की तरफ ले जाने की आवश्यकता है, जाकि 2047 का जो सुनहरा सपना है विश्व गुरु भारत का, वो हमारा सपना जो है पूरा हो पाए। और काफ़ी हद तक इसको लेकर जो ये यात्राएं हैं उनका मकसद भी काफ़ी हद तक यही है कि युवाओं को इसमें इन्वॉल्वमेंट इसकी बढ़ाई जाए और युवा शक्ति जो देश की है वो एक तरह से भारत से निर्यात ना हो, भारत से बाहर ना जाए, बल्कि देश के निर्माण के लिए, देश के अंदर राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए उस युवा शक्ति का इस्तेमाल हो। और उसी के लिए पीएम मोदी, जैसा कि सर ने बताया, अपने मन की बात कार्यक्रम में भी कई बार इसका जिक्र करते रहे हैं। अभी बल्कि एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जो हमें जो आज का था, आज को इसको आगे एज ए फॉलो कैसे बढ़ाना है, 2 हफ्ते तक का टाइम दिया है। 2 हफ्ते में 2 वीक्स आने वाले समय में जो युवा शक्ति है, युवा शक्ति को क्लासरूम से लेकर के, क्योंकि हमने जैसा कहा है कि लैब से लैंड तक पहुंचना, हमने कम्युनिटी तक कैसे पहुंचना है, विलेजेस तक कैसे पहुंचना है उस यूथ के माध्यम से। तो हमें सभी इंस्टीट्यूशंस को यह आह्वान किया गया है कि सभी जो है वहाँ पर यूथ को लेकर के, क्लासरूम से लेकर के यूथ बाहर निकले, कम्युनिटी तक जाए, विलेजेस तक जाए। जैसा अभी आपने कहा था कि अगर हमने युवा शक्ति का वाकई पूरा उसका इस्तेमाल करना है, उसको उनकी शक्ति को चैनलाइज करना है, एनर्जी को चैनलाइज करना है, तो मुझे लगता है कि हमें, जैसे हमने कहा कि एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ना होगा, विलेजेस को द्वारा फिर मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना होगा, विलेजेस को खड़ा करना होगा, विलेजेस से जो माइग्रेशन शहर की तरफ आ रही है उसको रोकना होगा। हालांकि दोनों तरफ से ज़रूरत है हमारे को, शहरीकरण की भी ज़रूरत है, लेकिन शहरीकरण से ज़्यादा हमारे को फिर द्वारा से विलेजेस को मैन्युफैक्चरिंग हब बना करके और वहाँ की एम्प्लॉयमेंट वहीं पर डोर स्टेप पे जनरेट कर करके, क्योंकि उसी स्किल की जरूरत पड़ेगी ना हमें। क्योंकि फिर क्या कारण था कि जब हमारा 1000 ईस्वी को लग देते हैं 1000 से 1500 तक हमारी वर्ल्ड जीडीपी का लगभग 33% हिस्सा था। तो क्या कारण रहा कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ 3.4 तक हम आ गए, लेकिन फिर हम आगे इम्प्रूवमेंट की दिशा में हैं। और उसमें यही कारण है कि हमें रूरल पे मैन्युफैक्चरिंग, जो आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत तभी बनेगा जब हम युवा को आत्मनिर्भर बनाएंगे। युवा आत्मनिर्भर तब बनेगा जब हम द्वारा से रूरल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। एग्जैक्टली। तो रूरल इकोनॉमी को इस्टेब्लिश करने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत बनने के जो प्रयास हैं, उसके साथ साथ जो केंद्र की योजनाएं हैं वो सिर्फ युवाओं पर फोकस होने के साथ साथ महिलाओं पर खासतौर से, शिक्षा पर खासतौर पे केंद्रित रहती हैं। महिलाओं की अगर हम बात कर रहे हैं, अनुपमा मैम, उज्ज्वला योजना है, मातृवंदना योजना है, बेटी बचाओ योजना है, तमाम तरह की योजनाएं जो बेटियों को लेकर, महिलाओं को लेकर, स्वयं सहायता समूह महिलाओं को लेकर बनते हैं, उसके लिए सरकार बहुत प्रयास करती है। और विकसित भारत जो यात्रा है उसके जरिए इन योजनाओं के बारे में महिलाओं को बताया भी जा रहा है, जागरूक भी किया जा रहा है, उन्हें एनरोल भी किया जा रहा है। तो ये जो प्रयास हैं महिलाओं को, खासतौर से अगर पिछड़े क्षेत्रों की हम बात करें तो वहाँ की महिलाओं को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने, सुदृढ़ बनाने और समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए ये जो योजनाएं हैं, जो प्रयास है, आपके मुताबिक कितने कारगर साबित हो रहे हैं और क्या सही दिशा में आगे बढ़ पा रहे हैं? बिल्कुल, हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रधानमंत्री जी का, क्योंकि उन्होंने महिलाओं के लिए इंगित कर दिया है कि वो पार्ट होने ही वाली हैं इस विकास यात्रा का। 2014 से तो अगर आपने इतनी सारी प्रोग्राम्स के बारे में बताया, लेकिन अब जो बिल आया है, महिला सशक्तिकरण बिल, जिसे हम रिजर्वेशन बिल भी कह रहे हैं, तो उससे उन्होंने इंस्टीट्यूट अपने आप में 50%, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक तरह से उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया महिला के रोल को कि महिला डिसीजन मेकिंग में होने ही वाली है। ये सारे मार्जिनलाइज्ड एक तरह से प्रोग्राम्स थे कि आपने सिलेंडर दे दिया या कुछ और कर दिया, वो ठीक है, एक तरह से महिला के जीवन को वो आसान ज़रूर बनाता है, लेकिन कहीं भी वो हेल्प नहीं करता है कि महिला डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स में आए। लेकिन अगर हम बात कहें रूरल एरियाज़ में, ये लोकल बॉडीज़ की, अर्बन एरियाज़ में लोकल बॉडीज़ की, वहाँ हमारा 50% रिजर्वेशन जो है वो चल ही रहा है। लेकिन इस महत्वपूर्ण बिल से जो महिलाएं जो हैं आगे बढ़ के और डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर में अपना जो रोल है वो सुनिश्चित कर सकेंगी। एक बार महिलाएं जब पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में आ जाती हैं तो हमने ये देखा है और भी इकोनॉमीज़ में कि बाकी इंस्टीट्यूशंस में भी वो डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर्स में आती हैं। तो एक तरह से उन्होंने महिलाओं का जो सेगमेंट है या कम्युनिटी है, उसके रोल को बहुत इम्पॉर्टेंट माना है इसमें। एंड विमेन एंड देयर इम्पोर्टेंस इन द ये जो विकास की यात्रा है, इसको
इसको उन्होंने बड़ी सोच के साथ इंगित किया है इस यात्रा में। तो मैं उनका एक बार दोबारा से धन्यवाद देना चाहती हूँ। ठीक है, और ये काफ़ी हद तक कामयाब भी हो रहा है। बिल्कुल। एक फाइनल कमेंट हम लेंगे प्रोफेसर राजेश्वर सिंह चंदेल से। सर, युवाओं की भागीदारी की हमने बात करी, महिलाओं की बात करी, खेतीबाड़ी, क्योंकि आप बागवानी विश्वविद्यालय के कुलपति हैं, तो खेतीबाड़ी को लेकर, बागवानी को लेकर जो प्रदेश का युवा है खासतौर से, वो किस हद तक आगे बढ़ रहा है और सरकार की योजनाएं उसे आगे बढ़ाने के लिए, उन्नत बनाने के लिए कितना योगदान दे रही हैं, कितनी कारगर साबित हो रही हैं? एक फाइनल छोटा सा कमेंट। देखिए, मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करता हूं और इसके साथ साथ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का कि देश में पहली बार अंडर ग्रेजुएट एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर का स्टूडेंट विदेश यात्राओं पे जा रहा है, इंस्टीट्यूशंस को देख रहा है, क्रॉस लर्निंग कर रहा है और वापस आके जो आत्मदीप भव का जो भाव है कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, वो सर्वश्रेष्ठ का भाव उसमें आ रहा है जब वो विदेशों में जाके देखता है कि मेरा जो स्तर है, मेरा जो आध्यात्मिक स्तर है, मेरा जो एकेडमिक स्तर है, वो उनसे अच्छा है और मेरा डिसिप्लिन, मैं डिसिप्लिनरी हूँ और जो अप्रिशिएशन मिल रही है, तो मुझे लगता है अभी 68% हमारे पास गर्ल स्टूडेंट्स हैं और इसमें जो टॉप लीडरशिप में जा रही हैं, अभी जब विदेशों में हम देखते हैं तो टॉप लीडरशिप में जो सिंजेंटा जैसी टॉप कंपनी जो पेस्टिसाइड्स की है, उसको लीडरशिप जो दे रही हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी की फीमेल स्टूडेंट्स दे रही हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि लीडरशिप दे रही है। मैं आपको रोकना चाहूंगा, फीमेल स्टूडेंट्स लीडरशिप दे रही हैं और साथ ही जो देश का युवा है वो एक तरह से देश को लीड कर रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी लगातार अपने भाषणों में, अपने मन की बात में इस बात का जिक्र भी करते रहे हैं और विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए इसी मकसद को पूरा करने के लिए पूरे देश में यह प्रचार अभियान चल रहा है, जिसके जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं के जरिए देश के युवाओं को, देश के नागरिकों को, देश की महिलाओं को एक सशक्त राष्ट्र के निर्माण के लिए भागीदार बनाया जा रहा है और इसमें आगे आने के लिए बार बार लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी मेहमानों का शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एक युवा, धन्यवाद। और चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं लेकिन समय की कमी है। अगले एपिसोड में एक बार फिर हम हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार। थोड़ा सा वहां से लगा रहता है।